गौरवात्माओं, हम स्वाध्याय कर रहे घुमट सार जीवकान ग्रंथराज का सिद्धांत चक्रवर्ती देवीचंद्र महाराज योग मार्गणा में अब आगे शरीर में जो समय प्रबद्ध होते हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं। वर्गणा चल रही है योग मार्गणा के अंतर्गत। वर्ग वर्गणा प्रति समय में बनने वाले जो कर्म है, जो न नो कर्म है, उसकी अपेक्षा से समय प्रबद्ध और विसर्गोपचय, इनकी चर्चा शुरू है। इसमें अब उद्गल की 23 वर्गणाओं को देखने के बाद पश्चात ये इस क्यों हमने उद्गल की 23 वर्गणा को देखा, क्योंकि इन्हीं में से आहार वर्गणा जो है उनसे और तेजस वर्गणा, आहार वर्गणा की 3 प्रकार की अंतर्गत वर्गणाएं और चौथी तेजस वर्गणा, इनसे बनने वाले शरीर को नो कर्म कहा है। और कार्बन शरीर से बनने वाली कार्बन शरीर है। तो इन पांचों शरीरों के बारे में और इन अलग अलग वर्गनाओं के बारे में अब आचार्य भगवान हमें द्रव्य द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा से समझ रहे हैं। द्रव्य प्रमाण का अर्थ क्या होता है? तो ये वर्गनाएं जो छोटे 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 कणों से बनी है, इनमें कितने परमाणु होते हैं, कितनी वर्गनाएं एक साथ एक समय में एक जीव की बनती है, शरीर में भी और कर्म की अपेक्षा से भी, दोनों अपेक्षा से हमें ये बताने वाले हैं। फिर उनके आकार कैसे है, उनकी डेंसिटी, उनकी घनता कितनी होती है, इस अपेक्षा से उनका अल्प बहुत्व भी हमें बताएंगे। समझने के लिए, देखने के लिए, पहली बार कान पर पढ़ने के लिए ये शब्द बड़े बड़े लगते हैं। द्रव्य प्रमाण, विसरसोपचय, अवगाहना। ठीक है, इससे डरना नहीं, एक 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 चीजों को हम समझते समझते चलेंगे, सारी चीजें आराम से समझ में आएगी। ठीक है, जो 4 वर्ष से सुन रहे उनको भी अब ऐसा लगता है कि अरे ये कौन सी चीजें बता रहे हैं कि नहीं। तो ऐसे ही बिल्कुल, मतलब ये चिंता नहीं करना जो नए लोग जो जुड़े हैं। चलिए, आ रही है गाथा क्रमांक 246, जिसमें आचार्य भगवान हमें मुख्यतः से शरीर में समय प्रबंध का जो प्रमाण होता है, एक समय में बंधने वाले जो कर्म परमाणु है या फिर नौकर्म परमाणु है, उनकी चर्चा यहाँ पर अब आचार्य भगवान कर रहे हैं। गाथा क्रमांक 246 आपके सामने रही ये। ताणम समय पबद्धा सेडी असंख्य भाग गुणीद कमा दंतेन यतेज दुगा परम परम हो दिसुमम खू। तत्वार सूत्र में, सर्वार सिद्धि में शरीरों के बारे में एक सूत्र आया था, याद है आपको? परम परम सूक्ष्मम। और उसके पहले के 2 सूत्र याद आ रहे किसी को? प्रदेश तो असंख्य गुना प्राप्त तेजसात, ऐसा एक सूत्र है। और एक सूत्र है ना, जहां पर भगवान ने बताया था कि प्रदेशों की संख्या प्राक तेजसा, तेजस शरीर से पहले किस प्रकार की होती है, आगे की जो शरीर है मतलब तेजस और कार्बन, ये किस प्रकार से सूक्ष्म सूक्ष्म होकर के चलते हैं, इनकी चर्चा जो बनाई थी, उसका बेस, उसका जो आधार है। क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि तत्वार्थ सूत्र क्या है? रिवीजन के ग्रंथ है। पहले से आपको पता है और फिर आप उसकी रिवीजन कर रहे हो, आप उसको फिर से एक बार याद कर रहे हो, ऐसे ग्रंथ है। तो इसकी मूल कहां से हमको यहां मिल रहा है? कहां से मिल रहा है? गोबर साहब जी में मिल रहा है। अब किसी के मन में शंका आएगी, भैया पूजपात स्वामी ने 5वीं शताब्दी में सर्वार्थ सिद्धि लिखी, उसके पहले दूसरी शताब्दी में उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र लिखा है। तो उसमें दिए गए सूत्र जो है वो रिवीजन के बोल रहे हो, और 10वीं शताब्दी में लिखा हुआ गोमट साहब जीवकांड आप बोल रहे कि मूल यहां से लिया है। फर्क समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? पहले मैंने कहा कि वहां जो है रिवीजन है, और उसके लिए मूल द्रव्य प्रमाण क्या होता है, समय प्रबंध क्या होता है, पर्याप्तियां क्या होती है, प्राण क्या होते हैं, इंद्रिया क्या होती है, ज्ञान क्या होता है, वो सब यहाँ पर गोमट साहब जीवकांड में है। तो रिवीजन कब कर रहे हैं? दूसरी शताब्दी में। और उसके बारे में बेसिक कब बता रहे हैं? 10वीं शताब्दी में। ऐसा होगा क्या? दिख तो रहा है ऐसे, क्यों मांगी दीदी? पहले कुछ तो इसके पीछे का गुड़ तो होगा। गुड़ यही है कि गोबर सा जीव कांड धवला महाधवला की छाया है। और धवला महाधवला भी पूज्यपाद स्वामी की सर्वार्थ सिद्धि के बाद लिखी गई। तो धवला महाधवला की भी बात की है। और धवला महाधवला किसकी छाया है?
षटखंड आगम की है, जो षटखंड आगम उमा स्वामी महाराज के पहले ही लिखा गया था। तो षटखंड आगम में जो लिखा गया था, कुंद स्वामी ने जितना कुछ बताया था, जो साक्षात भगवान की वाणी को सुन करके आए थे, उसका सार, मोक्ष जाने का मोक्ष मार्ग जो है, उसका कथन आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में किया है। पर वो किसकी रिवीजन थी? जो कुंद स्वामी ने बताया वो, और जो षटखंडागम में लिखा है उसका सार उसमें भर दिया। अब उसका सार जो भर दिया गया है, उसके बारे में आगे 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 जो पीढ़ियां आ गई, उन आगे वाली पीढ़ियों को भाई ये सब तो हो गया, वह पहले पहले के आचार्य इस प्रकार के उत्कृष्ट ज्ञान वाले थे। धीरे 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 शताब्दी पर शताब्दी वो कम कम होती गई, बुद्धि भी कम होती गई। अब इसको विशेष रूप से जब तक विवेचन करके नहीं बताया जाएगा तो आगे के लोगों को पता चलेगा क्या? तो षटखंडागम की धवल महाधवल, कषाय पाहुर की महाबंध आदि सब जो है सारे ये टीकाएं बन गई, और इन टीकाओं के ऊपर भी और महाटीकाएं बनती चली गई। अकेले तत्वार्थ सूत्र से हमें समझ में आता है क्या? तत्वार्थ सूत्र का पाठ तो करते हैं, पर तत्वार्थ सूत्र का पाठ करते वक्त सत्संख्या क्षेत्र स्पर्श कालांतर भावाल्प बहुत ये सब समझ में आता है। इसका अर्थ रट तो दिया भैया, एक उपवास का फल मिल जाएगा, पर ये यहाँ क्या, सत्य मतलब क्या, संख्या मतलब क्या, क्षेत्र मतलब क्या, मार्गणा मतलब क्या, गुणस्थान मतलब क्या, ये कहां से आएगा? तो इसका विस्तार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये विस्तार अलग अलग ग्रंथों में आगे 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 होते गए। ठीक है, तो यही बात हमको समझनी है। तो वहां जो सर्वार्थ सिद्धि में जो बैठे थे, जिन और सर्वार्थ सिद्धि में भी इस विषय को बहुत डिटेल्स में हमने पढ़ा है। जो लोग सर्वार्थ सिद्धि में नहीं थे, सर्वार्थ सिद्धि की वीडियोस निकाल करके जरूर सुन लेना, बड़ा डिटेल्स में स्वाध्याय वहां पर भी हुआ है। आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं तानम समय पबद्धा। तानम, तानम मतलब उसका समय प्रबद्ध। किसके समय प्रबद्ध? किसके समय प्रबद्ध? अब तक जिनकी चर्चा की गई है उनके समय प्रबद्ध। तो चर्चा किनकी करी है अब तक? 5 प्रकार के शरीरों की चर्चा करी गई। तो 5 प्रकार के शरीरों की अपेक्षा समय प्रबद्ध के भी 5 विभाग हो जाते हैं। समय प्रबद्ध के भी 5 भेद बन जाते हैं। औदारिक शरीर के समय प्रबद्ध, वैक्रयिक शरीर के समय प्रबद्ध। पहला शब्द देते हैं आप लोग, उसकी एक्सपांशन करते जाओगे। आहारक शरीर का समय प्रबद्ध, और तेजस शरीर का समय प्रबद्ध, कार्बन शरीर का समय प्रबद्ध। ठीक है, इस प्रकार से लगाते जाना। तो वो कह रहे कि तानम समय प्रबद्धा, वो जो शरीर बताए गए थे, और उसमें भी औदारिक, वैक्रिक और आहारक, इन 3 शरीरों के जो समय प्रबद्ध है वो कैसे है? सेढ़ी असंख्येज भाग गुणित क्रमा। एक दूसरे से, श्रेणी मतलब क्या होता है? श्रेणी, श्रेणी के असंख्यातवें भाग से गुणित एक दूसरे से है। मतलब औदारिक से वैक्रिक के आगे श्रेणी के असंख्यातवें भाग प्रमाण गुणित, वैक्रिक से आहारक श्रेणी के असंख्यातवें भाग प्रमाण गुणित। जैसे मैंने जगत श्रेणी असंख्यातवा भाग गुणित ये शब्द बोले, किन्हीं किन्हीं के चेहरे के रंग बिल्कुल बदल गए। आप इन शब्दों को पत्थरों के जैसा मत समझना। अगर आप उसके अंदर घुसोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। जगत श्रेणी किसे कहते हैं? जगत श्रेणी, बार बार हम लोग वही रिपीट करते हैं। जगत श्रेणी किसे कहते हैं? कौन बताएगा? फटाफट चलिए, जगत श्रेणी कौन कहते हैं? कनक वाला दीदी, जगत श्रेणी बताइए। वंदना भैया, आकाश प्रदेश के 7 राज्यों में एक को लेकर एक जो प्रदेश परमाणु होते हैं वो जगत प्रदेश है। जगत 7 राजू, अगर आप आकाश प्रदेश कहोगे तो भी ठीक है, किंतु परमाणु की अपेक्षा से भी एक परमाणु एक प्रदेश एक जितना है, एक देश को लग तो करके आकाश प्रदेश की भी करेंगे तो 7 राजू लंबी जो पंक्ति है, उसमें जितने भी परमाणु की संख्या है, जितने प्रदेश की संख्या आती है, वो होती जगत श्रेणी। श्रेणी की संख्या। जगत श्रेणी की संख्या कितनी है? उतनी है। ठीक है। अब
उस जगत श्रेणी को करना क्या है, उसके असंख्यात टुकड़े करने हैं, जगत श्रेणी के असंख्यात टुकड़े करने हैं, उसमें से एक टुकड़ा लेना है। एक टुकड़ा भी कितना बड़ा होगा, असंख्यात ही होगा, क्योंकि जगत श्रेणी बहुत बड़ी होती है, 7 राजू लंबी, मतलब हमारे सोच से भी बड़ी। उसके असंख्यात टुकड़े करेंगे तो एक टुकड़ा कितना होगा, वो एक टुकड़े की अपेक्षा से आचार्य भगवान कह रहे हैं उससे गुणाकार करते जाना। किसको, पहले वाले शरीर के जितने समय प्रबद्ध है उसको उस असंख्यात से गुना करोगे तो फिर अगले वाले शरीर के आपको समय प्रबद्ध मिल जाएंगे। अच्छा, समय प्रबद्ध मतलब क्या है, एक समय में बंधने वाली वर्गणाओं की संख्या, 9 कर्म वर्गणाओं की संख्या शरीर की अपेक्षा से वर्णन है, और कार्बन वर्गना ये कर्म की अपेक्षा से वर्णन है, कार्बन शरीर की अपेक्षा से वर्णन है। ठीक है, चलिए आगे क्या कहते हैं, नंतेन ये तेज दुगा। अब तक गुणाकार कितना बताया था, श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण, ये गुणाकार बनाया था, मतलब असंख्यात असंख्यात गुना था। अब कह रहे हैं नंतेन, अनंत का गुणाकार है, किसके लिए, तेज दुगा, तेज द्विक, तेजस द्विक। तो तेजस द्विक किसे कहते हैं, तेजस और कार्बन शरीर, ये दो शरीरों को तेज दुगा कहा है यहां पर। तो तेजस और कार्बन शरीर का गुणाकार कितना है, अनंत गुना है। किससे, उनके पहले पहले वाले से, मतलब औदारिक से वैक्रयिक असंख्यात गुना ज्यादा, वैक्रयिक से आहारक असंख्यात गुना ज्यादा, और आहारक से तेजस अनंत गुना ज्यादा, और तेजस से कार्बन अनंत गुना ज्यादा। ज्यादा क्या, ज्यादा किसका प्रमाण है, ज्यादा किसका प्रमाण है, कुसुम दीदी बहुत सुंदर, कलकत्ता बताई, बोलिए ये ज्यादा प्रमाण किसका है, कार्बन शरीर। नहीं कार्बन शरीर तो सबसे ज्यादा है, पर किसकी हाँ। संख्या ज्यादा है, मिठास की है, कड़वेपन की है, तीखेपन की है, किसकी किसकी परमाणुओं की, हाँ, परमाणुओं की संख्या। बहुत बढ़िया। परमाणु मतलब समय प्रबंध, निश्चय, एक समय समय प्रबंध। में बंधने वाले उनकी जो 9 कर्म परमाणु या कर्म परमाणु जो है उनकी संख्या असंख्यात 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 गुना, या फिर आगे अनंत 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 गुना। ठीक है, समझ में आ गई बात। मतलब उदाहरण के लिए अगर मान लो औदारिक शरीर बनने के लिए एक समय में 100 परमाणु लगते हैं, एक समय के लिए 100 परमाणु लगते हैं, तो वैक्रयिक शरीर में एक समय में उससे असंख्यात गुना, असंख्यात को यहां पर अगर मान लो आप 100 मान लो तो कितना हो जाएगा, 10,000 लग जाएंगे। औदारिक शरीर को एक समय में 100 बन रहे हैं, तो वैक्रयिक को 10,000 बन रहे हैं। फिर 10,000 के 100 गुना आहारक में बन रहे हैं, मतलब 10 लाख बन रहे हैं। और फिर अगर अनंत को हम 1,000 या 10,000 कहे तो अब बताओ, आ रही बात समझ में, आहारक से तेजस में इतने और तेजस से कार्बन में, तो देख लेना हमारे पास सभी शरीर है, कौन कौन से शरीर है, जीव वही है। हमारे पास औदारिक शरीर भी है, तेजस शरीर भी है, और कार्बन शरीर भी है। तो यही जीव औदारिक शरीर की जो समय प्रबंध एक समय में कितने बांध रहा है, उससे ये वाला शरीर बन रहा है जो हमको दिख रहा है, जो हमको दिख रहा है। वर्गना कम ले रहा है, किसकी अपेक्षा से, तेजस और कार्बन की अपेक्षा से कम ले रहा है कि नहीं ले रहा है, एक समय में कम ले रहा है, तो भी ये शरीर दिख रहा है, उससे ये शरीर बनने वाला शरीर दिख रहा है। और उनसे अनंत अनंत गुना लेने वाला जो तेजस और कार्बन शरीर की जो वर्गना है, एक ही समय में ले रहा है, उनके भी शरीर बन रहे हैं, वो शरीर दिखते ही नहीं है। दिख रहे क्या, तेजस कार्बन शरीर दिख रहे हैं आपको, है कि नहीं। अब इसी के बारे में सारा वर्णन आचार्य भगवान कह रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। औदारिक शरीर के लिए वर्गना तो कम ले रहे हैं, किंतु उसका कार्य हम आंखों से देख पा रहे हैं कि हमें शरीर दिखते हैं, और तेजस कार्बन के लिए उससे अनंत अनंत गुना एक एक समय में वो परमाणु ले रहे हैं, फिर भी वो दिखते नहीं है। क्यों, आचार्य भगवान कह रहे गाथा में, परम परम होदी सुहुमम खू, परम परम ये आगे 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 सूक्ष्म 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 होती जा रही है।
अब यही चीज जो है आपको चार्ट में बताई गई है, और ये अंतिम चरण जो था परम परम सूक्ष्म का, ये हम इसकी चर्चा थोड़ी सी बाद में करेंगे। पहले इस चार्ट को देख लेते हैं। चार्ट में देखिए, एक साइड में शरीर लिखा है, दूसरी साइड में समय प्रबंध का प्रमाण लिखा है। तो जो चीज अभी तक हमने बताई गई है उसको चार्ट के माध्यम से लिखा गया है। औदारिक शरीर में कितने परमाणु आते हैं एक समय में? औदारिक शरीर में कितने परमाणु आते हैं? ये आप अनंतानंत जो बता रहे हो, सबका उत्तर अनंतानंत है। ये अनंतानंत आपने किसके आधार पर बताया? जो आप वर्षों से जानते हैं उसके आधार पर बताया, या फिर और कोई जानकारी के आधार पर बताया? एक समय में अनंतानंत परमाणु बनते हैं, ये आपने, कोई 20 वर्ष से जानता है, कोई 10 वर्ष से जानता है, कोई 5 वर्ष से जानता है, पर पहले से जो आपने सुना हुआ है, जो पढ़ा हुआ है, उसके बलबूते पर बता रहे हो, या फिर और कोई है जिसके बारे में आपने अभी रिसेंटली जाना है, 2-4 दिनों में जाना है, और उस ताजी ताजी इंफॉर्मेशन के आधार पर आपने कहा है? रीना शाह दीदी कह रही कल की क्लास में जो आपने बताया था या जो हमने पढ़ा था उससे अपेक्षा से हम बता रहे हैं। कल की क्लास में क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था रीना दीदी? अगर आपकी हैंड रेस करोगे तो हम आपको, क्योंकि सबसे पहले आप ही ने बताया कल की क्लास के बारे में, तो हम आपको यहां से अनम्यूट करेंगे। जरा बता देना रीना दीदी। चलो यहां से रीना शाह जी को हम अनम्यूट करते हैं। अच्छा, शायद संपर्क टूट गया उनसे, रीना दीदी से, या मराठी में लिखा है उन्होंने, देवनागरी है। एक मिनट। हाँ, वो ये देवनागरी में लिखा है। एक मिनट, हम आपको अनम्यूट कर रहे हैं दीदी यहाँ से। हाँ, रीना दीदी है यहाँ पर, अनम्यूट किया दीदी, बोलिए। कल और परसों की क्लास में जो बताया था, क्या बताया था? वही तो हम जानना अ, चाहते हैं। सबसे पहले अणुवर्गना, हम्म। फिर इसमें बढ़ते 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 संख्यात अणु, इसमें बढ़ते बढ़ते असंख्यात अणु, इससे भी बढ़ते बढ़ते अनंत अणु, और इसके बढ़ते बढ़ते जब आहार वर्गना शुरू होती है, उसमें आहार वर्गना में बहुभाग आहारक शरीर का, शेष बचे भाग में से बहुभाग वैक्रिक शरीर का, और जो शेष बचे वो औदारिक शरीर का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर उत्तर, यही मैं चाह रहा था। हम लोगों ने जो कल 2 दिन में जो देखा है उन वर्गनाओं को, पुद्गल वर्गनाओं को, एक सिंगल अणु वाली वर्गना, उससे बढ़ती हुई संख्यात अनुवर्गना, फिर असंख्यात अनुवर्गना, और अनंत अनुवर्गना, और अनंत अनुवर्गना में एक 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 जब डालते जाएंगे तो वो आहार वर्गना है। मतलब आहार वर्गना में फिर आपकी वैक्रयिक हो, व औदारिक हो, या फिर आहारक हो, इनमें किसी में भी कम से कम अनंत परमाणु आएंगे ही आएंगे। भाई क्लियर है कि नहीं है? और जिनको कल वाली क्लास याद नहीं आ रही थी, उन्होंने बरसों की अपेक्षा से बताया कि नहीं बताया? बताया। वो भी गलत नहीं है, हम सिर्फ इतना चाहते थे कि आपको ये याद आए कि ये अनंत परमाणु क्यों, ये अनंत परमाणु क्यों कहे गए हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए, आचार्य गुण विराजमान है। नमोस्तु 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 आचार्य श्री नमोस्तु। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अर्चना दीदी रुक जाइए, पहले मुझे मेरा वाला तो खत्म कर दीजिए, फिर आपके प्रश्नों को ले लूंगा मैं। ठीक है, चलिए। तो ये फिर से हम लोग इस चार्ट की तरफ आते हैं। चार्ट जो है यहां से मैं आपको फिर से दिखा रहा हूं। देखिए, तो औदारिक शरीर में एक समय में अनंतानंत परमाणु आएंगे। इससे असंख्यात गुना, जिनको सूक्ष्मता से जानना है वो कहेंगे श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण गुना, और जिनको इतनी सूक्ष्मता में नहीं जानी है वो क्या कहेंगे? असंख्यात गुना। दोनों का अर्थ एक ही है। ठीक है, चलिए। तो औदारिक से वैक्रयिक शरीर के बनने के लिए एक समय में
औदारिक शरीर से असंख्यात गुना ज्यादा वहां पर परमाणु आते, वर्गणा आते हैं। वैक्रिक से आहारक में असंख्यात गुना ज्यादा आते हैं। मतलब कितना आएंगे? असंख्यात गुना ज्यादा है तो आहारक में कितनी वर्गणा आएगी प्रति समय? सुभद्रा दीदी, एक समय में आहारक शरीर में कितनी वर्गणा आएगी? अनम्यूट करो दीदी। हाँ वंदना भैया जी। हाँ बोलिए, प्रतिवंदना। असंख्यात गुना। असंख्यात आएगी, असंख्यात आएगी। जी। देखो, असंख्यात से तो हम गुणाकार कर रहे हैं, हाँ। असंख्यात से गुणाकार करके बढ़ा रहे हैं, किंतु किसको बढ़ा रहे हैं? तो वैक्रयिक में औदारिक शरीर की जितनी आ रही थी उससे असंख्यात गुना ज्यादा है, किंतु औदारिक शरीर में स्वयं में कितनी आ रही थी? अनंत 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 अनंत। अनंत अनंत का असंख्यात गुना कितना होगा? अगर हम अनंतानंत को असंख्यात से गुना करेंगे तो उत्तर कितना आएगा? अनंत अनंत अनंत। अनंत ही आएगा। मतलब भले उसका गुणाकार असंख्यात हो, किंतु आप असंख्यात गुना किसको कर रहे हो? अनंतानंत करो कर रहे हो। अनंत। मतलब औदारिक के लिए कहो छोटा अनंत अनंत, वैक्रयिक को कहो कि उससे बड़ा अनंत अनंत, आहारक को कहो उससे बड़ा अनंत अनंत, तेजस को कहो उससे बड़ा अनंत अनंत, और कार्बन को कहो उससे भी बड़ा अनंत अनंत। बात समझ में आ गई? जी। कल की अनंत क्लास अनंत पढ़ी को, नहीं, आई नहीं। हाँ जी, कल की क्लास आई नहीं, वही नहीं आया। कल की क्लास आई नहीं? आज दोपहर में कल थे कि नहीं थे आप? इंटरनेट आ ही नहीं रहा था हमारे। अच्छा कोई बात नहीं, आ जाएगी, आज दोपहर में आ जाएगी, उसको जरूर सुन लेना। पर कल तो चर्चा हुई, किंतु चर्चा किसकी हुई? परसों जो पढ़ाया गया था उसी की चर्चा हुई। तो परसों और कल दोनों में एक ही चीज बताई गई है, ठीक है ना? चलिए, और परसों की तो क्लास आ गई है ऑलरेडी, दोनों भाग जो है उसके आए हैं। चलिए, बातें समझ में आ रही? चार्ट सबको समझ में आ गया? चार्ट किसके समझ में नहीं आया वो हाथ ऊपर करे। चार्ट किसके समझ में नहीं आया? सबके समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न तो ये आ गया जो हमने पहले भी पूछा था कि भाई अगर आप वैक्रयिक शरीर, औदारिक शरीर से वैक्रयिक शरीर की जो है वर्गणा ज्यादा है, उससे आहारक की ज्यादा है, तो ज्यादा है तो ज्यादा का काम भी तो दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? जब औदारिक शरीर हमको दिखता है बनता हुआ, कम अनंत अनंत वाले से बनता हुआ दिख रहा है, तो ज्यादा अनंत अनंत से बनने वाला दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? तो आचार्य भगवान को यह प्रश्न पूछा गया, भगवान जब समय प्रबद्ध जो है एक समय में बनने वाले कर्मों की संख्या जब असंख्यात 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 गुना है, अनंत गुना है, तो औदारिक शरीर से वैक्रयिक शरीर सूक्ष्म कैसे है? सूक्ष्म कैसे? अच्छा, ये सूक्ष्म का अर्थ क्या होता है? सूक्ष्म नामकर्म वाला सूक्ष्म नहीं। तो ये सूक्ष्म का अर्थ क्या है? आप लोगों को पुद्गल के 6 भेद किए थे, याद है क्या? स्थूल स्थूल स्थूल, स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, और फिर सूक्ष्म, और फिर उसके बाद सूक्ष्म सूक्ष्म। तो वो जो सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म किसकी अपेक्षा से कहा गया था? जहां पर स्थूलता कम होती है उसे सूक्ष्म कहते हैं। और स्थूलता किसे कहते हैं? वो तो सब जानते हैं, मोटापन। कोई व्यक्ति मोटा है तो उसे स्थूल कहा जाता है, तो मोटापन जो होता है उसे स्थूल कहा। मतलब औदारिक शरीर जिन छोटे छोटे वर्गणाओं से बनता है उसका आकार, उसकी अवगाहना मोटी मोटी है, स्थूल स्थूल है। एक जैसे पंकज, हाँ, चर्चा एक दो मिनट इसको मैं पूर्ण करूं। हमने परसों इसकी चर्चा करी है, पूरा का पूरा हम लोगों ने इसका चित्रों के द्वारा देखा है कि भाई मखाने कैसे है, दालें कैसी है, राई कैसी है, नमक कैसा है, ये सब देखा है। पर क्या है ना, एक हफ्ता हो गया आचार्य श्री इसको, इसलिए क्या है, थक जाते हैं हमारे स्वाध्याय दोपहर में और शाम में बैठ बैठ के, तो बेचारे भूल जाते हैं। तो इसीलिए फिर से हम एक बार इसको और थोड़ा डिटेल्स में जाकर के बता रहे हैं, है कि नहीं है? एक बार बोलो हाँ, ताकि आचार्य श्री तक भी बात पहुंच जाए, है ना? चलिए, तो देखो यहाँ बोल रहे सब लोग, क्या करें अभी? ये देखो भाई, सूक्ष्मता तो है, किंतु किस अपेक्षा से है? ताकि वो जो वर्गणाएं ली जा रही है वो वर्गणाओं का आकार छोटा 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 होते जा रहा है।
उदाहरण के लिए दे रहे हैं। उदाहरण के लिए मैं 2-3 उदाहरण देना चाहूंगा। एक उदाहरण तो हमने देखा कि एक भरनी में मखाने रखे हुए हैं, उसके आकार बड़े बड़े हैं, एक एक के आकार बड़ा बड़ा है। तो एक बरनी में जितने मखाने आएंगे, जितनी संख्या आएगी, और एक ही बरनी में अगर हम राई रखेंगे तो राई की संख्या, आकार छोटा छोटा है तो राई की संख्या ज्यादा आएगी। वैसे ही औदारिक शरीर जो है उसकी जो परमाणु है वो बड़े बड़े हैं, उसके परमाणु बड़े बड़े हैं, तो बड़े बड़े हैं तो उनकी संख्या कम रहेगी, और जहां पर परमाणु छोटे छोटे हैं वहां पर उनकी संख्या ज्यादा आएगी। अब चूंकि जो परमाणु छोटे 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 हैं उनकी ठोसता, उनकी घनता ज्यादा हो जाती है, उनकी डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। कैसे समझेंगे? तो जो लोगों ने टेक्निकल पढ़ा हुआ है उनके लिए एक उदाहरण दूंगा, बाकी तो अभी एक उदाहरण दिया ही दिया मैंने बाकी लोगों के लिए जो हमारे किचन का है। और एक उदाहरण जो आचार्य लोगों ने टीकाओं में रखा है वो है कपास। 1 किलो कपास लेना, 1 किलो कपास जब लेंगे तो इतना बड़ा उसका गड्ढा होगा, है कि नहीं है? मतलब उसके परमाणु कैसे है उस कपास के क्योंकि वो भी तो पुद्गल है, तो वो भी तो परमाणु से बना है, तो उसके परमाणु कैसे है? बड़े 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 हैं। इसलिए 1 किलो में इतना सारा आ गया। और वही अगर लोहे का टुकड़ा लिया जाए 1 किलो का, तो उसकी साइज चित्र में दिखाइए आपको, देखिए नीचे वहां पर 1 किलो का जो किराना माल की दुकान में जो वजन यूज करते हैं 1 किलो का वो दिखाया है। अब 1 किलो का तो इतना सा आता है और 1 किलो में वहां कपास इतना आ रहा है। मतलब क्या हो गया कि भाई लोहे की घनता जो है उसके जो परमाणु है वो छोटे 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 आकार में है, और ये आकार में होने की वजह से ज्यादा आएंगे और उनकी घनता भी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? इस तरीके से अब जो लोग इंजीनियर, टेक्निकल, डॉक्टर्स जो बने हुए हैं या जिनके घर में कंप्यूटर्स है और वो लोग फ्लॉपी आदि को इस्तेमाल जानते हैं, वो लोग याद करना, जब हमने 1992 में इंजीनियरिंग करके जब हमने अपना जॉब चालू किया था तब हम फ्लॉपी यूज करते थे। कितनी बड़ी फ्लॉपी थी? 8 इंच बाय 8 इंच की फ्लॉपी थी। फ्लॉपी आप लोग जानते कि नहीं जानते हो? आजकल के बच्चों को तो फ्लॉपी मालूम नहीं है, बट हमारे वाले जो है उम्र वाले उनको तो पता है। फ्लॉपी मतलब कंप्यूटर में डाली जाती थी, उसका प्रोग्राम आता था। वो कितनी बड़ी होती थी? 8 इंच बाय 8 इंच वाली थी। उसके बाद में फ्लॉपी कितनी बड़ी हो गई? 3.5 इंच वाली हो गई, और उसकी कैपेसिटी बढ़ गई। पहले तो सिर्फ किलोबाइट में आती थी, अब ये मेगाबाइट में आ गई। वो 64 किलोबाइट वगैरह बैठता था, अब इसमें 1.44 मेगाबाइट इतने से छोटे से में बैठना चालू किया। मतलब यूं कहिए पहले 8 इंच बाय 8 इंच की जो फ्लॉपी थी उसके ऊपर मात्र 10 गाने बैठ सकते थे, मात्र 10 गाने बैठ सकते थे। और ये जो 3.5 इंच बाय 3.5 इंच वाली आ गई उसमें कम से कम 1000 गाने बैठते थे। 10 गाने कहा, 1000 गाने। साइज छोटी हो गई किंतु उसमें जो डेटा बैठ रहा है वो ज्यादा बैठ गया। उसके बाद में क्या आ गई? सीडी आ गई। छोटी छोटी सीरीज भी आ गई, बड़ी भी सीडी होती थी, छोटी भी सीडी होती थी। अब सीडी आ गई, सीडी में फ्लॉपी के 100 गुना डेटा बैठने लगा। उसके बाद में आ गया पेन ड्राइव। पेन ड्राइव तो सीडी से भी छोटा आ गया, पेन ड्राइव सीडी से भी छोटा आ गया। और वो फिर बोलने लगे गीगाबाइट्स में। आप पहले मेगाबाइट में बोलते थे, फिर अब गीगाबाइट में 64 GB, 32 GB, 128 GB। मतलब जो फ्लॉपी में बैठता था, जो सीडी में बैठता था, उसका हजारों गुना ज्यादा ये इस इतने से छोटे पेन ड्राइव में बैठ रहा है। तो साइज कम 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 होती गई और उसमें बैठने वाला डेटा ज्यादा 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 हो गया। अब उसके बाद में क्या आ गया है? मेमोरी कार्ड, जो आपके मोबाइल में बैठता है। अब ये तो सब लोग जानते कि नहीं जानते हो? मोबाइल में मेमोरी कार्ड डालते हो, एक सिम कार्ड आता है, दूसरा मेमोरी कार्ड आता है, और फिर आप लोग जितने चाहिए वीडियो है ना, जितने चाहिए प्रवचन, जितने चाहिए PDF ग्रंथ, जो इस प्रकार से रखते हैं वो उनकी बात कर रहा हूं, बाकी उनकी छोड़ दो। अब वो बैठकर भी बहुत जगह बैठ जाती है, क्योंकि एक पेन ड्राइव में जितना बैठता था उससे 100 गुना अब उस एक चिप में बैठ रहा है, एक कार्ड में बैठ रहा है। बात समझ में आ गई? तो छोटा आकार, छोटा होने मात्र से
उसकी कैपेसिटी, उसकी घनता घटेगी ऐसा नहीं है, वो घनता बढ़ भी सकती है, यहां पर बढ़ती 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 जा रही है। बात क्लियर है? सबको समझ में आ रही बातें? हाँ आचार्य श्री, आप कुछ संबोधन करना चाहे इसके ऊपर तो। संबोधन पंकज जी, ऐसा है, एक और मेमोरी कार्ड है हाँ जिसमें 11 अंग और 14 पुरुष समाहित होता है, लेकिन वो मेमोरी कार्ड अभी पंचम काल में तैयार कोई कर, चतुर्थ काल में वो तैयार होता है। बहुत सुंदर, केवल ज्ञान की बात कर रहे हैं आचार्य श्री। और वो नहीं, केवल ज्ञान का तो अपार है, उसका पार ही नहीं है। और वो कहाँ बैठ रहा है? जीव के आत्म प्रदेशों में बैठ रहा है। एक एक आत्म प्रदेश जो सूक्ष्माति सूक्ष्म है, उस एक एक आत्म प्रदेश में पूरा का पूरा केवल ज्ञान बैठ रहा है। तो उसको तो किसी भी प्रकार के पेन ड्राइव की भी उपमा नहीं देते हैं। बहुत सुंदर उदाहरण गुरुदेव, हम इसको भी ऐड कर देंगे अगली बार में। मैंने गणधर परमेष्ठी अथवा और जो मुनि, असामान्य मुनि जो रहते हैं 11 अंग 14 पूर्व के धारी, उनका भी तो मेमोरी कार्ड मस्तिष्क में ही तो बनता है। और वो ज्ञान भी क्षोभक्षम आप जैसे हमारे जैसे ज्ञान है, लेकिन छोटे से दायरे में जो क्या उनका पूरा 14 अंग 11 अंग 14 पूर्व समाहित होता है। जैसे कि इंद्र में इतना ही ज्ञान होता है, जबकि हर देवों को नहीं होता। इसी प्रकार हर मुनियों को इतना ज्ञान नहीं होता है, विशिष्ट मुनियों को ही होता है। और ये ज्ञान भी पौद्गलिक ही ज्ञान है, दृष्टि से देखा जाए तो क्षौक्षमिक ज्ञान है, वह पौद्गलिक ज्ञान है। और आपने जो सूक्ष्मता का जो उदाहरण दिया ना, ये सही उदाहरण है। माने सूक्ष्म सूक्ष्म तो परमाणु के रूप में लिया है, तो सूक्ष्म के लिए ये चीजें अपन ले सकते हैं। और दूसरा एक उदाहरण में उस समय ध्यान में आया था, एक तो है फोटोग्राफी जो ऊपर का ढांचा का फोटो लेता है, एक है एक्सरा जो हार्ट का भी लेता है। उससे भी और जो कि लेजर किरणें निकली है, सूक्ष्म हमारे शरीर के पार्ट के सूक्ष्म भाग को भी ऑब्जर्व कर लेता है। ऐसे ऐसे अब निकले हैं जो शरीर के अवयव को किसी भी प्रकार धक्का ना देते हुए ऑपरेशन भी कर लेते हैं। ये सारे पौद्गलिक के अलग अलग जो क्या वो उसके विशेषताएं लिए हुए उद्गल का ही एक विभाग कहा जा सकता है जो सूक्ष्म सूक्ष्म है। बहुत बढ़िया। आचार्य श्री ने अभी जो जितने सब उपकरणों की बात कही, मशीनों की, एमआरआई स्कैन तक, लेजर तक जो सारे गए हैं, उन सब का मूल यहाँ पर है। इन गाथाओं में इन सब का मूल है, क्योंकि यहाँ पर सूक्ष्मता की, घनता की जो बात कही गई है, और द्रव्य वर्गणाओं की जो सूक्ष्माति सूक्ष्म द्रव्य वर्गना और उस प्रकार से कार्य करने की जो बात कही गई है, इन्हीं के ऊपर से सारा आधुनिक विज्ञान जो है इसी के ऊपर बेस्ड है, इसी के ऊपर आधारित है। आगे आपको यहाँ पर अब जो बात कही गई है वही टेक्स्ट में, अभी जो हमने चित्रों में देखी थी, वो थोड़ा सा आचार्य भगवान की जो बातें हैं, उनकी जो आगम के जो शब्द है, उनको भी हमें सुनना चाहिए। आचार्य भगवान कह रहे हैं, औदारिक, वैक्रिक और आहारक शरीर के योग्य उद्गल स्कंधों की आहार द्रव्य वर्गना संज्ञा है। क्या कह रहे हैं? कि औदारिक शरीर, वैक्रिक शरीर, आहारक शरीर, इनको बनाने के योग्य जो पुद्गल है, जो पुद्गल की वर्गनाएं आ रही है, जो पुद्गल के गुच्छे आ रहे हैं, पुद्गल के स्कंद, स्कंद मतलब क्या है? गुच्छे आ रहे हैं, उन्हें क्या कहते हैं? आहार द्रव्य वर्गना कहते हैं। शब्द याद रहेगा, आहार द्रव्य वर्गना। मतलब हमारा शरीर किससे बना हुआ है? आहार द्रव्य वर्गना से बना है। आहार द्रव्य वर्गना के फिर 3 भेद किए जाएंगे, औदारिक आहार द्रव्य वर्गना, वैक्रिक आहार द्रव्य वर्गना और आहारक आहार द्रव्य वर्गना। ठीक है, किंतु इसको अभेद रूप से क्या कहेंगे? आहार द्रव्य वर्गना कहेंगे। द्रव्य वर्गना, द्रव्य शुद्ध क्यों लगाया है? क्योंकि यहाँ पर द्रव्य की अपेक्षा से वर्णन चल रहा है, क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से वर्णन नहीं चल रहा है, तो इसलिए द्रव्य वर्गना कहा है। चलिए आगे क्या कहते हैं? अनंतानंत प्रदेशी परमाणु उद्गल द्रव्य वर्गना के ऊपर और प्रथम अग्राह्य द्रव्य वर्गना के नीचे ये आहार वर्गना स्थित है। अब ये वाक्य समझाने के लिए इस गाथा में, ये टीका में ये वाक्य आया है, इसको समझाने के लिए पिछले 2 दिन की सारी चर्चा थी। क्या कह रहे आचार्य भगवान यहां पर? अनंतानंत प्रदेशी परमाणु उद्गल द्रव्य वर्गना। प्रदेशी मतलब भाग वाली, तो अनंतानंत भाग वाली, अनंतानंत संख्या होने वाली जो द्रव्य वर्गना है, मतलब कौन सी है? अनंतानुवर्गना। कल के 23 में से अनंतानुवर्गना, तो उस अनंतानुवर्गना के यहां पर वर्णन कर रहे हैं। तो उस अनंतानुवर्गना के ऊपर
उसके बाद वाली, और अग्राह्य द्रव्य वर्गना के नीचे, मतलब अग्राह्य द्रव्य वर्गना के पहले वाली कौन है? ये आहार वर्गना वहां स्थित है, मतलब वहां पर उसका स्थान है। आ गई बात समझ में? अगर ये डायरेक्टली पूछता तो आप लोग क्या पूछते? भैया अनंतानुवर्गना क्या होती है, अग्राह्य वर्गना क्या होती है? इसलिए पहले 2 दिन उसकी चर्चा चल रही थी। आगे बढ़, अब क्या कह रहे हैं? आहार वर्गना के वर्गना अग्र, वर्गणाग्र शब्द का अर्थ होता है वर्गना समूह, उसके जो समूह है वो, तो आहार वर्गना के जो वर्गना समूह है उसके असंख्यात खंड करने से वहां बहुभाग प्रमाण आहारक शरीर के योग्य वर्गना होती है। मतलब क्या है? आहार, आहार वर्गना नाम से जो जो आपने समूह बताया उसके असंख्यात खंड करो, मतलब वो जो वर्गना है उसमें जो आई है उसके असंख्यात भाग करो, और उसका जो बहुभाग है वो बहुभाग आहारक शरीर बनाने के योग्य है। पहला बहुभाग जो है वो आहारक शरीर बनाने के योग्य है। अच्छा, उसके बाद में शेष बचे हुए असंख्यात खंड करने पर, जो शेष बचा हुआ है उसके फिर से असंख्यात खंड करो, उसका बहुभाग जो है वो वैक्रयिक शरीर के योग्य वर्गना है, और बचा हुआ एक भाग औदारिक शरीर के योग्य वर्गनाएं होती है। जिनको सुनने मात्र से कल 2 दिन की चर्चा याद आ रही है उनको तो समझ में आ गया, जिनको अभी थोड़ी सहायता की जरूरत है उनके लिए ये चित्र आपके सामने फिर से ला रहा हूं। मैं जो पढ़ रहा हूं वो टीका के शब्द है, जो यहाँ पर जो कि तो आपको दिख रहे हैं, और बीच में यहाँ पर हमने ड्राइंग बना करके दिखा दिया। दिख रहा है आपको? ये पूरी की पूरी आहार वर्गना है, नीचे दिखाया देखो बांध करके, ये आहार वर्गना है। अब इन आहार वर्गना को असंख्यात खंड करेंगे तो उसका बहुभाग कौन सा है? आहारक वर्गना का, सो आपको बड़ा दिख रहा है। बचे हुए के बहुभाग करेंगे तो वैक्रयिक, और जो छोटा भाग बचेगा वो औदारिक है। बात समझ में आ गई? तो ऊपर जितनी भी 5 लाइन लिखी हुई है वो 5 लाइन समझने के लिए 2 दिन का स्वाध्याय था। आचार्यों के शब्दों में इतनी ताकत है कि उसको समझने के लिए सारा एक्सरसाइज करने की जरूरत है, और फिर चित्रों की भी जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान, देखिए वो कह रहे हैं औदारिक शरीर द्रव्य वर्गनाएं, औदारिक शरीर को बनाने वाली जो वर्गनाएं हैं, परमाणु है, वो प्रदेशार्थ की अपेक्षा सबसे स्तोक है। आचार्यों के शब्दों को समझना है, क्या कह रहे हैं? सबसे स्तोक है। स्तोक मतलब कम है, संख्या में जो कम होते हैं, हीन होते हैं, उन्हें स्तोक कहा जाता है। वो स्तोक है, किसकी स्तोक है? औदारिक की। किंतु किसकी अपेक्षा? आप कहोगे उसकी पावर की अपेक्षा, गुणों की अपेक्षा। ऐसे नहीं कह रहे, वो कह रहे प्रदेशार्थता की अपेक्षा, मतलब उनमें जितने प्रदेशों की संख्या है उसकी अपेक्षा, मतलब वर्गनाओं के संख्या की अपेक्षा। ठीक है? अगर आप देखेंगे आपकी पीडीएफ जो आपको मिल जाएगी आगे, तो उस पीडीएफ या फिर अभी भी आपको मिली है तो उसमें भी हमने इसको अब लाल रंग से लिखा है, ये क्योंकि ये महत्वपूर्ण वाक्य है। औदारिक शरीर द्रव्य वर्गनाएं प्रदेशार्थता, मतलब ब्रैकेट में हमने लिख के दे दिया प्रदेशों की संख्या, उसकी अपेक्षा से सबसे स्तोक है। ठीक है, चलिए अब आगे क्या कह रहे हैं? ये अल्प बहुत्व, ये जो तुलना आपने करी है कम या ज्यादा, क्योंकि औदारिक को आपने कम कहा, कम कहा इसका मतलब किसी को तो ज्यादा कहोगे, तो ये जो तुलना है ये तुलना किसकी अपेक्षा से है? तो वो कहते हैं योग से आने वाले एक समय प्रबंध की वर्गनाओं का कहा जा रहा है, सब वर्गनाओं का नहीं। मतलब जीव एक समय में जितनी वर्गनाओं को खींचता है, औदारिक शरीर को जितना खींचता है, वैक्रयिक शरीर को जितना खींचता है, और आहारक शरीर को जितना खींचता है, उनकी अपेक्षा से अर्थात समय प्रबंध की अपेक्षा से ये अल्प बहुत्व कहे जा रहे हैं। तो समय प्रबंध की अपेक्षा से आचार्य कह रहे हैं औदारिक शरीर द्रव्य वर्गना जो है उसके प्रदेश, उसकी संख्या जो है वो सबसे कम होती है। आगे कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, एक योग से आने वाली औदारिक शरीर द्रव्य वर्गनाएं प्रदेशाग्र और वर्गना की अपेक्षा स्तोक है। 2 शब्द लगाए, फिर से मैं आपको चित्र दिखाऊंगा, टेक्स्ट आपको दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आए, देख लेना उसका अर्थ क्या होता है। देखो क्या लिखा है, जहां पर वो बोल्ड में लिखा है काले में,
एक योग से, एक योग मतलब कौन सा योग? मनोयोग है, वचन योग है, या काय योग है? किसकी चर्चा चल रही है? मनोयोग से मनोवर्गणा आती थी, वचन योग से वचन वर्गणा आती थी, और काय योग से औदारिक काय योग जिनका हो रहा है वो औदारिक शरीर के लिए लगने वाली है। तो यहाँ पर औदारिक काय योग की अपेक्षा से कह रहे हैं, औदारिक काय योग हो या वैकरिक काय योग हो या आहार काय योग हो, उनकी अपेक्षाओं से तुलना चल रही है। वो कहते हैं एक योग से आने वाली औदारिक शरीर द्रव्य वर्गणा, औदारिक शरीर के जितने परमाणु आएंगे वो प्रदेशाग्र की अपेक्षा, मतलब एक वर्गना में परमाणुओं की जितनी संख्या होती है उसकी अपेक्षा, और वर्गना की अपेक्षा मतलब एक समय प्रबंध में कितनी वर्गनाएं आती है उनकी अपेक्षा। दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों की अपेक्षा कम है। अब इसको समझते हैं क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान। औदारिक शरीर की भाई वर्गना आपने कही वो सबसे कम है, किसकी अपेक्षा से? मतलब एक वर्गना में, एक एक छोटे समूह में जितने परमाणु होते हैं उसकी अपेक्षा से भी कम है, और एक समय में औदारिक शरीर बनाने के लिए कितने समूह बनते हैं, कितने समूह इकट्ठा किए जाते हैं उसकी संख्या की अपेक्षा से भी कम है। दो अलग बातें हैं, समझ में आ रही है क्या? सूक्ष्म बातें हैं। एक, अब मैं बूंदी के उदाहरण में जाऊंगा, एक मैं बूंदी के उदाहरण में जाऊंगा। एक लड्डू बूंदी का ऐसा बना है कि उसकी एक बूंदी में जितने बेसन के कण हैं वो बेसन के कण एक बूंदी में कम है, और उसके साथ साथ में लड्डू में जितनी बूंदियों की संख्या है वो भी कम है। औदारिक का जो लड्डू बनेगा, औदारिक का जो लड्डू बनेगा उसमें बूंदियों की संख्या कम है, आकार तो बड़ा है, लड्डू का आकार तो बड़ा है, किंतु उसमें बूंदियों की संख्या कम है, और एक बूंदी में जितने जितने बेसन के कण लगते हैं उन बेसन के कणों की भी संख्या कम है। समझ में आ गई बात? उदाहरण देता हूं मैं आपको। मेरे पास दो व्यंजन है, समान आकार के हैं, एक है गुलाब जामुन और दूसरा है मेदू वड़ा। मेदू वड़ा वो दही वड़े में बनाते हैं, वो प्रासुक वाला है, चिंता नहीं करना, प्रासुक वाला, ठीक है ना, विरुद्धान्न वाला नहीं है। तो वो है, उसको आप पानी में डालते हो, डालते कि नहीं डालते हो? दही डालने से पहले जब तल करके निकालते हो बाद में उसको पानी में डालते हो। तो पानी में क्यों डालते हो? और पानी में डालने के बाद में वो फूक जाता है, बड़ा होता है, फिर बाद में आप उसमें से पानी निकालते हो, ठीक है, पर वो बड़ा हो जाता है। तो बड़ा क्यों हुआ? क्योंकि उसके अंदर पानी के लिए जगह थी, उसके अंदर पानी के लिए जगह थी कि नहीं थी? मतलब उसके अंदर पोला भाग, खाली भाग कहीं 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 था उस वड़े में, उसमें पानी भर गया। वैसे ही यहां पर समझ लेना, जहां मैं बूंदी की बात कर रहा हूं तो एक बूंदी, एक लड्डू में आकार तो बड़ा है किंतु बूंदियों की संख्या कम है। मात्र 50 बूंदी से वो इतना बड़ा लड्डू बन गया, मात्र 50। अब इतना बड़ा लड्डू अगर 50 बूंदी को बनाना है तो बूंदी भी तो बड़ी बड़ी होगी भाई, ये तो समझ में आ गया। और इसके आगे आप कह रहे हो उस बूंदी में आने वाले जो कण हैं बेसन के वो भी कम है। वो इसलिए कम है क्योंकि बूंदी के कण कम है किंतु वो पोला, वो बूंदी जो है वो खाली खोखली है, इसलिए बड़ी बड़ी है। समझने आ रही की बातें नहीं आ रही है? मतलब हमारा जो औदारिक का लड्डू है उसमें बूंदियों की संख्या भी कम है, और बूंदी, एक एक बूंदी में लगने वाले बेसन के कणों की संख्या भी कम है। ये औदारिक शरीर होता है। औदारिक शरीर के एक समय में बंधने वाली वर्गना की संख्या कम, और एक वर्गना में बंधने वाले परमाणु वो भी कम। आ गई बात समझ में? आधे से ज्यादा लोगों को तो लड्डू हजम हो गया, कुछ कुछ अभी भी बैठे हैं। उषा पाटिल दीदी क्लियर है? समझ में आ रही बातें? आ रही है।
वही से बता दीजिए आ रही कि नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही तो हम वीडियो खोलेंगे। ठीक है, आ रही है। किसी को समझ में नहीं आया वो हाथ ऊपर करेंगे। ये गोबरसार जीवकांड का कहिए, द्रव्य संग्रह का कहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है और बरसों से हमारे दिमाग में ये नहीं था। ये नया ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, या पहले से समझे थे तो ठीक से समझे नहीं थे। आज हम इसको पक्का करने के लिए बैठे हैं। अंजू दीदी कह रही कि वर्गना और परमाणु दोनों कम है। हम ये कहेंगे समय प्रबद्ध में बंधने वाली वर्गना कम है और वर्गना में बंधने वाले परमाणु की संख्या भी कम है। मतलब समय प्रबद्ध का प्रमाण भी कम है और वर्गना का प्रमाण भी कम है, ये कहेंगे। ठीक है, देखिए समय प्रबद्ध का प्रमाण कम मतलब क्या है? एक समय में बंधने वाली बूंदी, वो समय प्रबद्ध हो गया। और एक वर्गना में बंधने वाले परमाणु मतलब एक बूंदी में बंधने वाले बेसन के कण। सीधा सीधा लगा लेना। मतलब आचार्य भगवान कह रहे हैं कि औदारिक शरीर के संबंधी जो वर्णन आ रहा है, औदारिक शरीर में एक समय में बंधने वाले वर्गनाओं की संख्या भी कम है और एक वर्गना में बंधने वाले परमाणु की संख्या भी कम है। ठीक है। हाँ, नीना दोषी दीदी बोलिए, कौन सा भाग समझ में नहीं आया? समझ में ही नहीं आया। हाँ, कौन सा भाग समझ में नहीं आया? पंकज जी, हाँ चर्षी। समझ में नहीं आया। पंकज जी, अभी जो चर्चा चल रही ना, हाँ, मेरी आवाज आ रही है? आ रही बोलिए चर्षी। अभी जो अपनी चर्चा चल रही है औदारिक वर्गनाओं की, तो क्या सूक्ष्म जो निगोदी जीव है, जो द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा एक है, प्रदेश प्रमाण की अपेक्षा असंख्यात प्रदेशी निगोदी जीव है, और प्रत्येक आत्म प्रदेश के ऊपर जो इतनी मात्रा में जो नुकर्म वर्गनाएं अथवा द्रव्यकर्म वर्गनाएं जो बंधु को प्राप्त होती है, तो क्या उस जीव के अवगाहना से भी ज्यादा वेट अथवा ज्यादा संख्या प्रमाण में परमाणु क्या इन कर्म वर्गनाओं का ही होता है? क्या दोनों का वेट किया जाए, मूल उसका शरीर का वेट और इन सारे औदारिक वर्गनाओं का वेट अगर किया जाए तो ज्यादा किनका हो सकता है? तो मूल जो शरीर का जो वेट है, वो शरीर का वेट किसकी वजह से है? 5 प्रकार के शरीर स्थूल की वजह से है। शरीर का वेट जो है ना, उस औदारिक वर्गनाओं से ही है। हम्म। लेकिन प्रति समय जो वर्गनाएं आ रहे जा रहे ना, उसका वेट उस मूल शरीर से भी ज्यादा संख्या प्रमाण में नहीं होगा क्या? क्योंकि इतने प्रमाण में माने इतने अनंत अनंत परमाणुओं का एक वर्ग, उससे भी फिर उन वर्ग का वर्गना, फिर ऐसे अनंत अनंत वर्गनाएं आकर के समय प्रवृत्ति के रूप में जो बंधु को प्राप्त हो रही है, तो कर्मों का ही भार मूल शरीर से ज्यादा होगा क्या? कर्मों का भार इसलिए संख्या में कर्म की जो वर्गना संख्या है या परमाणु संख्या है वो जरूर ज्यादा होगी, किंतु उसका भार इसलिए ज्यादा नहीं होगा क्योंकि वो सूक्ष्म 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 है। जी, सूक्ष्म तो है ही। और वो सूक्ष्म है और इनका अगर मास देखेंगे, इसका आकार में बड़े है। औदारिक शरीर जो बन रहा है वो आकार में बड़ा है, तो उस अपेक्षा से शरीर का मूल भार जो है वो शरीर का ही भार बनेगा, क्योंकि उनका जो भार है वो निग्लिजिबल हो रहा है। जी वो संख्या में ज्यादा है किंतु उनका भार कम है। जी। ठीक है, और फिर उसी में समाहित हो जा रहा है। उसी में समय, क्योंकि फाइनली हम लोग जो वेट करेंगे, क्योंकि कार्बन और तेजस का अलग से वेट करने के लिए कोई, या उनका सिर्फ समझने के लिए अलग हो सकता है, बट फाइनली जो जीव के शरीर का जो वजन होगा वो 5 शरीर का मिलकर के टोटल हो जाएगा। अच्छा, जी इतना जी ही नहीं, इतना ही नहीं, अब इसमें और आगे विशेषोपचार को भी जोड़ना पड़ेगा गुरुदेव। जी। हाँ, वो तो है ही। क्योंकि इस इन्हीं इन्हीं परमाणुओं को, एक एक परमाणु को अनंत अनंत विशेषोपचार जुड़े हुए हैं। जी तो इस तरीके से भी इसको देखना पड़ेगा। चलिए एक मिनट, नीना दोषी दीदी का हम पहले पहले प्रश्न लेंगे। नीना दीदी फिर से हैंड रेज करना, आपको अनम्यूट किया था हमने।
नीरज जी, आवाज पहुंच रही मेरी? नीरज जी, आपको अनम्यूट किया है, बोलिए। चलिए, तो अनम्यूट होने तक विजय लक्ष्मी दीदी आप बोलिए। नमोस्तु महाराज जी। अभी जो आपने बताया औदारिक शरीर एक समय में जितने वर्गणों और परमाणु लेते कंपेरेटिव टू वैक्रिक और आहारक को बताया, क्या कम लेते हैं? बिल्कुल कंपैरेटिवली, कंपैरेटिवली ये तुम हल्के बहुत कुछ कंपेरेटिव। कर रही है। हाँ, मतलब मुझे ये पूछने का था कि मतलब अभी सब क्वांटिटी में हम देखें कि ये औदारिक के परमाणु कम है, क्वांटिटी हम डायग्राम में जैसा देखे, तो फिर लेते इसीलिए कम है कि क्या, समझ में नहीं आया वैक्रिक के। नहीं नहीं, औदारिक की वर्गणा की संख्या, क्योंकि वो वर्गणा के कितने खंड करेंगे वो कम है, किसकी अपेक्षा? आहारक की अपेक्षा। किंतु आगे चल करके इसको आपको समझ में आएगा कि जो औदारिक को खींचने की भी जो शक्ति लगती है, और एक बार खींचने में जितने आ जाते हैं उनकी तुलना में औदारिक को खींचने के लिए कम शक्ति लगती है, वैक्रयिक को खींचने के लिए ज्यादा शक्ति लगती है, और आहार को खींचने के लिए ज्यादा शक्ति लगती है। उसे योग की शक्ति माना गया है। ये विषय और आगे आएगा। आपने प्रश्न पूछा है, मैं सिर्फ आपकी जिज्ञासा का समाधान कर रहा हूं। इसको हम और डिटेल्स में देखने वाले हैं। इसको और आगे मैं विषयांतर नहीं करूंगा, नहीं तो और आगे जाएगा। हमने अभी जितनी चर्चा की है उतनी चर्चा की अपेक्षा, क्योंकि अभी बस एक गाथा के बाद में विजय लक्ष्मी दीदी यही विषय आने वाला है। योग की तीव्रता, योग की तीव्रता के साथ में औदारी को कितनी तीव्रता लगती है, और इन सबका वर्णन आप लोग निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में किसको कितना समय लगता है, किसको क्या होता है, उसके साथ भी जोड़ पाओगे। आपको याद आ रहा है ना, नरक से मनुष्य में आने वाला, मनुष्य से देव में जाने वाला, इन सबके साथ में उसका वर्णन नरक से मनुष्य आने वाला कम समय लेता है। समय की अपेक्षा से यहाँ पर वर्णन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर अब यहाँ पर समय की अपेक्षा से वर्णन नहीं करेंगे, यहाँ पर क्वांटिटी की अपेक्षा से वर्णन करेंगे। हम पहले जो पढ़े थे कि नर्क से जो आता है वो विकृति में पर्याप्ति जल्दी का कंप्लीट करता है। बिल्कुल 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 सही। ये अब पर्याप्ति का जो कार्य होगा, वो पर्याप्ति का कार्य किस प्रकार से होता है, खींचने का कार्य, ये इसकी चर्चा आएगी। बस थोड़ा सा रुकिए दीना दीदी। अगर दीना दीदी फाइनल कॉल, आपको आवाज आ रही कि नहीं आ रही हमारी? आवाज आ रही? हाँ 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 बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? आ रही, बोलिए। भैया जी, अभी ध्यान में से गया है, मैं बाद में पूछूंगी। आपने बोला था कि समझ में नहीं आया। हम आपको दो चीजें समझा रहे थे। एक, औदारिक शरीर जिन वर्गणाओं से बनता है, एक समय में जितनी वर्गणाएं बनती है उन वर्गणाओं की संख्या कम है, और उसके साथ साथ में एक वर्गना में जितने परमाणु बनते हैं उनकी भी संख्या कम है। बस ये दो ही चीजें बताई थी हमने। ठीक है, ठीक है, चलिए। हाँ, हेमांगी दीदी पूछिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नमस्कार आचार्य श्री वंदना भैया। भैया हमें समय प्रबंध के बारे में पूछना था कि आपने बताया कि वो भाव की सबसे छोटी इकाई है। समय प्रबंध भाव को नहीं, वो अविभाग प्रतिच्छेद था। हाँ, वही अविभाग प्रतिच्छेद। मतलब मुझे पूछना यही था कि जैसे हम भाव को मेजर नहीं कर सकते, मतलब कितने कर्म वर्गणा आते हैं उसके हिसाब से यहाँ भाव को मतलब देखा जाता है। यहाँ पर अविभाग प्रतिच्छेद का कोई भी संबंध नहीं है। अभी सिर्फ यहाँ पर क्वांटिटी की अपेक्षा से वर्णन चल रहा है। जैसे कल 23 वर्गना में क्वांटिटी की अपेक्षा से वर्णन चल रहा था, अभी भी यहाँ पर क्वांटिटी की अपेक्षा से वर्णन चल रहा है। एक समय में बंधने वाले वर्गणाओं की संख्या वो कम है तुलनात्मक औदारिक के लिए, और एक वर्गना में बंधने वाले परमाणुओं की संख्या वो भी वैक्रयिक की अपेक्षा कम है। बस इतनी सी दो बात है, बस खत्म हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। सुमन दीदी बताइए। भैया स्तोक माने? स्तोक मतलब कम। अच्छा ठीक। स्तोक का अर्थ होता है कम। चलिए, स्तोक शब्द जो है वो संख्या की अपेक्षा से भी लगा सकते हैं, गुण की अपेक्षा से भी लगा सकते हैं। जहां पर आपको कम कहना है, तुलनात्मक विद्या कम कहना है, वहां पर आप इस शब्द को उपयोग में ला सकते हो। चलिए आगे बढ़ते थोड़ा सा। अब आचार्य भगवान, अब ये तो औदारिक के बारे में बता दिया। अब आगे का वर्णन जो है बड़ा सरल है।
क्योंकि औदारिक को जब तुलनात्मक रीत्या कम बताया, अब इससे वैक्रयिक की ज्यादा, वैक्रयिक से आहार की, बस इतना सा वर्गण है। अब क्या कहते हैं, वैक्रयिक शरीर द्रव्य वर्गना प्रदेशात की अपेक्षा असंख्यात गुनी है। किससे असंख्यात गुनी है? औदारिक, मतलब औदारिक के एक समय में जितनी वर्गणाएं बनती है उससे असंख्यात गुना ज्यादा वर्गणा वैक्रयिक शरीर के एक समय में बनती है, क्वांटिटी ज्यादा बनती है। और उसके साथ में उनकी वैक्रयिक की एक वर्गना में जितने परमाणु आते हैं वो परमाणुओं की संख्या भी ज्यादा है। किससे ज्यादा है? औदारिक की संख्या से ज्यादा है। समझ में आ गई बात? बस अब ये यही ऐसे ही चलना है आगे। अब वैक्रयिक से, अब यहां पर क्या कह रहे हैं, अब प्रश्न यही आता है कि भाई गुणाकार कितना बड़ा है, कितना ज्यादा है, क्योंकि मोटा मोटी में तो आपने बता दिया कि ज्यादा होता है, पर वो गुणाकार कितना है उसका वर्णन कर रहे हैं। आचार्य कह रहे हैं जिस योग से, अर्थात जो खींचने की शक्ति है उसे योग कहेंगे, जिस योग से औदारिक शरीर के लिए आहार वर्गनाओं में से औदारिक शरीर वर्गनाएं एक समय के आगमन में आने के योग्य होती है, उन्हीं वर्गनाओं में से उसी समय में अन्य जीव के उसी योग से वैक्रयिक शरीर के योग वर्गनाएं असंख्यात गुनी होती है। मतलब क्या हो गया, मेरे पास में एक गोदाम है, गोडाउन है, उस गोडाउन में 3 बोरियां रखी है, एक गोडाउन में 3 बोरियां रखी, 3 ही बोरियां है, एक है औदारिक की बोरी, दूसरी है वैक्रयिक की बोरी, तीसरी है आहारक की बोरी। और हमारे पास 3 जीव है, हमारे पास 3 जीव है, 3 जीवों को समान समय दिया है, उनको बताया है एक समय के अंदर आपको अंदर जाना है और अपने अपने योग्य उन बोरी के अंदर से वर्गणाओं को लेकर के एक समय में बाहर आना है। समय कितना आपके पास है? एक समय। तीनों को अंदर छोड़ दिया, तीनों को छोड़ने के बाद एक समय में औदारिक वाले ने जितनी वर्गणाएं लाई संख्या में, उससे ज्यादा वैक्रयिक वाले ने लाई और उससे ज्यादा आहारक वाले ने लाई। तीनों के पास एक ही समय था, हर एक ने अपने अपने योग्य वर्गना ली, किंतु संख्या में औदारिक वाले से ज्यादा वैक्रयिक वाले ने लाई, वैक्रयिक वाले से ज्यादा आहारक वाले ने लाई। बात समझ में आ गई? अब यही तक रुकना, उदाहरण में आगे नहीं बढ़ना। कोई बोलेगा भैया फिर औदारिक की बोरी सबसे पहले खत्म हो जाएगी, नहीं होती है, ठीक है ना, और ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना, यही तक रुकना, ठीक है। चलिए, यही यहां पर आचार्य भगवान कह रहे, क्या कह रहे हैं, जिस योग से, जिस शक्ति से, खींचने की शक्ति से औदारिक शरीर के लिए लगने वाली आहार वर्गना में से औदारिक वर्गना एक समय में आगमन के योग्य होती है, कि जितनी खींची जा सकती है उससे उसी समय में, मतलब एक ही समय में अन्य जीव, दूसरा जीव कौन सा? वैक्रयिक जीव, उस योग से, उसी योग से, मतलब उसी प्रकार की शक्ति से, खींचने की शक्ति से वैक्रयिक शरीर के योग्य वर्गनाएं असंख्यात गुनी लाता है। और ऐसा क्यों होता है? प्रश्न पूछा गया, फिर औदारिक वाला तो इतना नहीं लाके आया, वैक्रयिक वाला क्यों लेके आता है? आचार्य भगवान बोलते हैं क्योंकि ऐसा स्वभाव है। वैक्रयिक योग में ताकत ज्यादा है। कैसे? स्वभाव से। किसकी ताकत? ज्यादा क्वांटिटी में उठा करके लेके आने की ताकत ज्यादा है, ठीक है। चलिए, और ये कितना कितना असंख्यात गुना, मतलब कितना है? मोटा मोटी में तो बता दिया असंख्यात। अब जो सूक्ष्म रुचि वाले जो स्वाध्यायी है उनके लिए वो कहते हैं कि जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण गुणाकार है। कितना ज्यादा लाएंगे? तो जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण ज्यादा लाएंगे, गुना, उसने गुना ज्यादा लाएंगे। क्लियर है? अब ये वैक्रयिक के बारे में बताया, ऐसे ही आहारक के बारे में भी बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य भगवान आगे कह रहे हैं, आहारक शरीर द्रव्य वर्गनाएं प्रदेशार्थ की अपेक्षा असंख्यात गुनी है। प्रदेशार्थ की अपेक्षा मतलब क्वांटिटी, संख्या की अपेक्षा से। उसी समय में, उसी योग से आहार वर्गनाओं में से आने वाली आहारक शरीर द्रव्य वर्गनाएं असंख्यात गुनी होती है, क्योंकि ऐसा स्वभाव है। जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण गुणकार है। ये जो तीनों का वर्णन जो किया उसका उदाहरण था गोडाउन में जाकर के एक समय में 3 जीव अपने अपने योग्य कितनी वर्गना लाते हैं, ठीक है। समझ में आया? आपके चेहरे बता रहे समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, 2 दिन के बाद में यही टेक्स्ट पढ़ लेना उदाहरण के बिना, फिर समझ में आएगा कि क्या लिखा है, और फिर उदाहरण को याद करना, फिर एकदम से घूमट सा इजी लगने लगेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब तेजस शरीर की बात कर रहे हैं, अब तेजस शरीर की बात कर रहे हैं।
अब कह रहे हैं तेजस शरीर द्रव्य वर्गणाएं प्रदेशार्थ की अपेक्षा, क्वांटिटी की अपेक्षा अनंत गुणी है। अब तक असंख्यात गुणी कह रहे थे, अब अनंत गुणी है। तेजस की किससे अनंत गुणी है? आहारक से अनंत गुणी है। उसी समय में उसी योग के द्वारा तेजस शरीर द्रव्य वर्गणाएं में से तेजस शरीर के लिए आने वाली वर्गणाएं प्रदेशार्थ की अपेक्षा अनंत गुणी होती है, क्योंकि ऐसा स्वभाव है। अब उदाहरण में चौथे व्यक्ति को भी भेजना अंतर, और चौथी बोरी रख देना तेजस की। वो अगर पहले वाले ने 10 लाई थी, दूसरे वाले ने 1000 लाई थी, तीसरे वाले ने 1 लाख लाई थी, अब चौथे वाला सीधा 1 करोड़ लेके के आ गया। अनंत गुना है। पहले असंख्यात असंख्यात गुना था तो 100 के हिसाब से लेके आया था, 100 गुना ज्यादा, 100 गुना ज्यादा, 100 गुना ज्यादा। अब ये सीधा सीधा 1000 10,000 गुना ज्यादा लेके आया। क्यों? ऐसा स्वभाव है। और कार्बन के बारे में कह रहे हैं। अब कार्बन के बारे में कहने से पहले तीनों के बारे में कह रहे हैं। अब शरीर तो 4 शरीर की बात हो गई। अब इसके अलावा वर्गणा, जो जीव वर्गणा ग्रहण करता है, अभी भी 3 प्रकार की वर्गणा बाकी है। आपने आहार वर्गणा की चर्चा करी 3 के बारे में, तेजस वर्गणा की बात करी, इससे 4 प्रकार के शरीर तो बन गए, 9 कर्म तो हो गया। किंतु इसके बाद में 5वें शरीर के साथ साथ में और 2 वर्गणा बाकी है जिसको जीव ग्रहण करता है। कौन सी? भाषा वर्गणा और मनोवर्गणा। 5 शरीर तो काय योग की अपेक्षा से वर्णन हो गया, किंतु जीव के पास मनोयोग और वचन योग भी तो होते हैं, संगी जीव के पास। तो उसके बारे में क्या कहोगे? तो उसके बारे में आचार्य भगवान कह रहे भाषा वर्गणाएं, मनोवर्गणाएं और कार्बान शरीर वर्गणाएं, ये तीनों को इकट्ठा करके बोल रहे हैं। ये तीनों को इकट्ठा करके बोल रहे हैं। वो क्या है? वो प्रदेशार्थ की अपेक्षा अनंत गुणी है। उसी समय में उसी योग से भाषा वर्गणाओं में से भाषा रूप में परिणमन होने वाली वर्गणाएं प्रदेशाग्र की अपेक्षा अनंत गुणी होती है। उसी समय में उसी योग से मनोद्रव्य वर्गणाओं से द्रव्यमन के लिए आने वाली वर्गणाएं प्रदेशाग्र की अपेक्षा अनंत गुणी होती है। उसी समय में उसी योग से कार्बन द्रव्य वर्गणाओं में से 8 कर्मों को बनाने वाली वर्गणाएं प्रदेशाग्र की अपेक्षा अनंत गुणी होती है। मतलब अब हमारे पास 4 लोग जो गए थे अंदर गोडाउन में, अब और 3 लोगों को खड़ा किया अंत में, 5वां, 6वां और 7वां। उनके लिए अपनी अपनी गोनियां अंदर है। भाषा वाली बोरी है, 7 लोग जा रहे, 7 बोरियां अंदर है। 7 लोग जा रहे, 7 बोरियां अंदर है। सबसे कौन लेके आएगा? औदारिक वाला। उससे असंख्यात गुना कौन लेके आएगा? वैक्रयिक वाला। उससे असंख्यात गुना कौन लेके आएगा? आहारक वाला। उससे अनंत गुना कौन लेके आएगा? तेजस वाला। उससे अनंत गुना कौन लेके आएगा? अंत में वाले तीनों, भाषा वाला, मनो वाला और कार्बन वाला, तेजस से अनंत गुना लेके आएंगे। उसने ही एक समय में, मतलब एक समय में शरीर को बनाने वाली, जो हमारे औदारिक शरीर को बनाने वाली जितनी वर्गणा आती है, उससे अनंत अनंत गुना भाषा वर्गणाएं आती है, मनोवर्गणाएं आती है और कार्बन वर्गणाएं आती है संख्या में। क्लियर है? तो शब्दों को बनाने के लिए ज्यादा क्वांटिटी लगती है, द्रव्य मन को बनाने के लिए ज्यादा क्वांटिटी लगती है, कर्म को बनाने के लिए ज्यादा क्वांटिटी लगती है, किंतु शरीर को बनाने के लिए इतनी नहीं लगती है। ये संख्या की अपेक्षा से वर्णन है। और इनका गुणाकार कितना है? हमेशा ये जो अनंतपना है, अनंत कौन सा? अभव्यों से अनंत गुना, अभव्य राशि से अनंत गुना और सिद्ध राशि से अनंतवा भाग प्रमाण। ठीक है, इस प्रकार से इसका गुणाकार है। चलिए कुछ प्रश्नों को ले लेते हैं इस विषय के साथ में। सबसे पहले अर्चना दीदी, फिर अंजू दीदी, फिर प्रमोद जी। वंदना गुरुजी, महाराज जी। भैया जी, ये आप ना जब बताते हैं तो कई बार बोलते बंधती है, कई बार बोलते बनती है, कई बार बोलते आती है, तो ये क्या सब पर्यायवाची के रूप में लें? बिल्कुल पर्यायवाची लगाना इसको, क्योंकि ये सारा वर्णन जो हो रहा है वो शरीर बनाने की अपेक्षा से हो रहा है। मतलब इसमें वर्गणा की चर्चा संख्यात्मक होने की वजह से
ये सारा का सारा वर्णन जो बन रहा है वो ऐसी वर्गणाओं का बन रहा है जिनसे शरीर बनता है, जिनसे भाषा बनती है, जिनसे कर्म बनते हैं, जिससे द्रव्यमान बनता है। तो बनती है ये शब्द आएगा शरीरों को बनाने की अपेक्षा से, बंधती है ये शब्द आएगा एक वर्गना में कितने परमाणु इकट्ठा हो रहे हैं, बंधती है ये शब्द आएगा एक समय में, एक समय प्रबंध की अपेक्षा एक समय में आत्मा में कितनी वर्गणाएं बंधती है, इसकी अपेक्षा से बंधना शब्द आएगा, क्योंकि समय प्रबद्ध एक समय में बंधने वाली, बद्ध होने वाली वर्गणा की संख्या, इसीलिए अलग अलग शब्द आ जाते हैं, विषय वही है। ठीक है, क्रिया की अपेक्षा से देखेंगे तो उसके अंदर अलग अलग चीजें आएगी, वर्गणा है फिर बंध जाएगी, फिर वो अलग रूप में कहलाएगी। चलिए अंजू पाटिल जी। नमस्ते आचार्य श्री वंदना भैया जी। भैया जी अभी तो हमने पढ़ा कि तेजस शरीर में योगों के द्वारा कोई परिस्पंदन होकर के वर्गणाएं नहीं खींचता है। बिल्कुल सही तो कहा। यहाँ तो हाँ बिल्कुल सही कहा, वहां योग की अपेक्षा से नहीं है, तेजस शरीर नाम कर्म के उदय से तेजस वर्गणाओं को लिया जाता है। यहाँ पर तो हम एक समय के योग की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पर तुलनात्मक चर्चा चल रही है ना, तो एक समय, योग का अर्थ है कि एक समय में होने वाला योग, एक समय में खींचने वाली शक्ति। योग का अर्थ यहाँ पर वो वाला द्रव्य योग या भाव योग की अपेक्षा से वर्णन नहीं हो रहा है, योग मतलब उन द्रव्यों को खींचने की शक्ति, एक समय की शक्ति, ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि सारा वर्णन जो है वो समय प्रबंध की अपेक्षा से चल रहा है। तो फिर वो शक्ति का कारण क्या रहेगा? जीव की मतलब शक्ति, जीव के पास वो शक्ति आ गई, किंतु शुद्ध जीव में वो शक्ति नहीं है, संसारी जीव में शक्ति है, अर्थात वो कर्म से प्राप्त हुई है। तो कर्म कौन से कर्म से प्राप्त हो जाएगी? तेजस को खींचने के लिए तेजस शरीर नाम कर्म से प्राप्त हो जाएगी। अच्छा, यहाँ जो ये वर्गणाएं खींच रहा है तेजस नाम शरीर कर्म के कारण से खींच रहा है, वैक्रयिक के लिए और आहारक के लिए, उसके साथ साथ में भाषा वर्गना, मनोवर्गना, इनके लिए, ये 5 वर्गनाओं के लिए 3 तेजस, आहार और भाषा और मन वर्गना, 3 भाषा और मन, मैंने अभी तक तेजस और कार्बन की चर्चा नहीं करी है। इन 5 के लिए मुख्यतः से योग, कौन सा योग? शरीर नाम कर्म के उदय की अपेक्षा से जीव को, संसारी जीव को जो शक्ति प्राप्त होती है, कैसे, उसकी क्रिया कैसे होती है? तो उस शक्ति की वजह से आत्मा में परिस्पंदन होता है, और आत्मा में परिस्पंदन होने के बाद में उन द्रव्यों को खींचने की क्रिया हो जाती है। अब कहां से खींचते हैं? दूसरी जगह से नहीं, वही है, वहीं से उसका परिणमन हो जाएगा, बस यही है, अपनी अपनी जगह पर ही उसका परिणमन हो जाएगा। तो ये परिणमन जो करना है उसकी अपेक्षा से इन 5 चीजों की वर्णन हो रही है, और उसको योग के साथ में संबंधित कर दिया है। अब बचे तेजस शरीर और कार्बन शरीर। कार्बन शरीर का पहले उदाहरण लेते हैं। कार्बन शरीर के बारे में क्या कहेंगे? तो कार्बन शरीर नामकर्म के उदय की वजह से जो जीव कार्बन वर्गणा को खींचता है, तब कार्बन का योग होता है, उसकी अपेक्षा से परिस्पंदन होता है, उसकी अपेक्षा से एक वर्णन, और दूसरा वर्णन जो कार्बन शरीर के अवयव है, अंगोपांग है, ऐसे 8 कर्म, उनके उदय की अपेक्षा से, उनमें से ऐसे बहुत सारे कर्म है, उनके उदय की अपेक्षा से जीव फिर से कर्मों का उत्पादन करता है। जैसे चारित्र मोहनीय कर्म है, तो चारित्र मोहनीय कर्म का उदय हो जाएगा। चारित्र मोहनीय कर्म किसका भाग है? कार्बन शरीर का भाग है। तो कार्बन शरीर का एक अवयव चारित्र मोहनीय कर्म, उसका उदय आएगा, वो फल देगा, जीव को फिर से राग द्वेष में अटकाएगा, राग द्वेष परिणाम भाव कर्म हो जाएंगे, उससे फिर से कर्मों को खींचा जाएगा, मतलब कार्बन वर्गणा को खींचा जाएगा। तो 2 अपेक्षा से यहाँ पर वर्णन है, एक कार्बन का योग की अपेक्षा से वर्णन है, और दूसरा कर्म बंधन की अपेक्षा से वर्णन है। ये दोनों अपेक्षा से यहाँ पर वर्णन हो रहा है। और तेजस के लिए, तेजस नाम कर्म के जो उदय है, तेजस शरीर नाम कर्म का जो उदय है, उतना मात्र पर्याप्त है कि जीव तेजस का वर्गणाओं को लेना शुरू कर देता है। ठीक है, उसके लिए परिस्पंदन होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस कर्म के उदय की वजह से आत्मा में कोई परिस्पंदन नहीं होता, बिना परिस्पंदन के ही वो खींच लेता है, इसलिए उसको योग का नाम नहीं दिया है, ये बात है। ठीक है, अच्छा जी जी भैया। प्रमोद जी, अंतिम प्रश्न। नमस्ते आचार्य श्री। ये अभी आपने बताया था भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, कर्मणा, तो ये क्रमशः अनंत गुणी होंगे ना एक दूसरे की?
यहां पर उन्होंने एक दूसरे के साथ नहीं कहा, उसी योग से अनंत गुनी अनंत गुनी अनंत गुनी कहा है। इसका मतलब इसको तेजस के साथ भी अनंत गुनी, तीनों का वर्णन एक साथ किया है, अलग अलग नहीं किया है। लेकिन वहां जब हम जो वर्गणाओं का चार्ट देखा था उसमें तो अनंत गुना हो जाता है वहां पर। इतना तो है, क्योंकि ये चार्ट जो है हम भी दिखाएंगे, एक मिनट आपको। अब जो आगे जा करके ये वाला चार्ट आपको मैं दिखाऊंगा, क्योंकि उसके लिए पर्याप्त जानकारी देने की जरूरत है, इसलिए मैंने उसको अभी तक इसमें सम्मिलित नहीं किया था। ये देखो, ये वर्गणा की अपेक्षा से चार्ट है, शरीर की अपेक्षा से चार्ट अलग होता है, वर्गणा की अपेक्षा से चार्ट है। ये स्थूलता की अपेक्षा है, ये स्थूलता की अपेक्षा है। और ऐसा ही चार्ट अगर आप देखेंगे तो इसमें देखेंगे तो औदारिक वर्गना सबसे स्थूल है, कार्बन वर्गना सबसे कम स्थूल है। किंतु अगर हम समय प्रबंध के संख्या की अपेक्षा से देखेंगे तो ऐसा वर्णन उन्होंने कर लिया है। इसमें उन्होंने भाषा और मन इसको नहीं रखा है, किंतु जब उन्होंने टेक्स्ट में उन्होंने जब उसका वर्णन आ गया उसकी अपेक्षा से हुआ। और ऐसा ही वर्णन आगे चल करके और एक चार्ट बनेगा, और वो चार्ट किसकी अपेक्षा से बनेगा? अविभाग प्रतिच्छेद की अपेक्षा से बनेगा। मतलब उन्हीं की तुलना स्थूलता की अपेक्षा, प्रदेशार्थता की अपेक्षा और अविभाग प्रतिच्छेद अर्थात गुणों की अपेक्षा से की जाएगी। लेकिन ये मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन सा मतलब हो रहा है कि यहाँ तो खाली करें तेजस का अनंत गुना कह दिया बाकी तीनों को, लेकिन है तो बेसिकली तो जब पीछे पढ़ के आ रहे हैं तो उससे कनेक्ट करते हैं तो हम खुलासा करेंगे ना, आगे वाले गाथाओं में खुलासा करेंगे कि देखो आचार्य भगवान बहुत बार जो वर्णन करते हैं वो पिछली गाथाओं में अभेद रूप से कर लेते हैं, उसी के साथ करते हैं, और फिर उसमें जो अपवाद बनता है उसका वर्णन आगे की गाथाओं में आ जाता है। ऐसा तत्वार्थ सूत्र में भी हमने बहुत जगह देखा है कि भाई आप लोगों को इससे भ्रांति हो जाएगी, इसलिए ये अलग से सूत्र दे दिया। इस प्रकार से जैसे है कि नहीं है कि जैसे वो शुरुआत में सूत्र है ना, अपेक्षा से है जीवाश्च, ये जीवाश्च करके अलग से सूत्र क्यों दिया? क्योंकि पहले वाला जो ग्रुप है उसके ग्रुप की अपेक्षा से जो वर्णन हो रहा है उसकी अपेक्षा से वहां कंफ्यूजन निर्माण होता है, उसको क्लैरिफाई करने के लिए उन्होंने अलग से सूत्र। तो ये कहने का मतलब ये है कि अभी जितना इस गाथा की अपेक्षा से चल रहा है उस गाथा की अपेक्षा से हमने देखा, और भी आगे इसका वर्णन आएगा तो और ये लिखने की ये सारी तो तेजस की अनंत गुण वो उसकी होंगी, तेजस से वो आचार्य भगवान कह लेंगे, आगे आचार्य भगवान स्वयं कह लेंगे। ठीक है, चलिए अभी उन्होंने तीनों को एक साथ रख करके वर्णन किया है। चलिए अब तीनों अनंत गुनी की अपेक्षा से अनंत गुनी है, तेजस है, किंतु उन तीनों के बीच का अल्प बहुत्व जो है वो अभी तक उन्होंने नहीं है, वो अल्प बहुत्व आगे खोलेंगे। बस मेरे को कहना है, वही मैं कह रहा हूँ। मुझे लगा क्योंकि आपको आपकी जिज्ञासा को थोड़ा सा ठंडा करने के लिए यही उत्तर बिल्कुल समर्पक है कि अभी जो आचार्य भगवान ने लिखा है वो गलत नहीं है, अपेक्षा से वर्णन है। और अपेक्षा से तीनों को लगाएंगे तो तीनों भी अनंत गुनी है। अब किंतु तीनों के अंतर्गत जो वर्णन आएगा का वो अलग से आएगा, अलग से। ठीक है, वही मेरा। हाँ चलिए सुनीता दीदी बोलिए। नमस्ते महाराज जी, वंदना भैया जी। ये जो हम वर्गणा का विषय पढ़ रहे हैं इसलिए मुझे थोड़ा सा ये लगा, नो कर्म वर्गणा जो हम बोलते हैं तो इसमें से पहली 4 वर्गणाओं को नो कर्म वर्गणा कहा है। इसका खुलासा आचार्य भगवान ने पहले ही करा है। देखो गाथा को हम आपसे फिर से दिखा रहे हैं, चौ करके आया था शब्द ना शरीर के बारे में, जो शरीर का सबसे पहली गाथा जो कर्म नो कर्म की जो थी, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। उसमें आज गाथा में कहा है कि 4 शरीर कर्म कहा है। शरीर भी, मेरा प्रश्न है कि कार्बन शरीर भी शरीर है तो फिर नो कर्म परमाणु तो इसमें ग्रहण होते ही है, तो कार्बन भी शरीर है तो उसको फिर नो कर्म वर्गणा में क्यों नहीं लिया ऐसा? हाँ वो इसीलिए है क्योंकि उन्होंने नो कर्म और कर्म को अलग करने का कारण ये था कि पहले 4 शरीर जो है ओरालीय विदुनीय आहार तेज नाम कमुदय चौ नो कर्म शरीरा, ये 4 जो नो कर्म शरीर, इनको 4 को नो कर्म क्यों कहा? 2 कारणों से कहा। ये आत्मा के गुणों को ना घातते हैं ना जीव को संसार में परिभ्रमण कराते हैं, इसलिए उसको नो कर्म कहा, नो शब्द लगाया। दूसरा औदारिक आदि जो 4 शरीर है वो कार्बन शरीर के सहकारी होने से
कार्बन शरीर के लिए सहकारी होने की वजह से उनको नो कर्म कहा है। और कार्बन शरीर स्वयं, ये प्रधान शरीर किसकी अपेक्षा संसार में भ्रमण कराने के लिए और आत्मा के गुणों को घातने के लिए, इस अपेक्षा से इनमें वर्गीकरण कर लिया है, और कोई कारण यहां पर नहीं है। ठीक है, चलिए। सुनीता दी, आपका अंत में आवाज नहीं आ पाया मुझे, अगर कुछ है तो चैट पे डाल दीजिएगा। और किसी को प्रश्न है? भाई समय पूर्ण हो रहा है, प्रश्न है तो ले लेंगे, नहीं तो आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छामि करते हुए यही पर संपन्न करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।